क्या ये व्हाट इज दिस फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। और जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही थी तो बायोमोलिक्यूल्स के पढ़ाते वक्त मैंने आपको छोटे छोटे, ज्यादा तो नहीं, 4-5 अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बताया था, वो फिर से आएगा रिकवर करके, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि जब आप 12th में भी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे वहां पे भी धीरे धीरे आपको करके सारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो अमीनो एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या है ये, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है फिनाइल अलानिन। क्या नाम है इसका, फिनाइल अलानिन। फिनाइल। यहाँ पे आप लोग बना के मेंशन कर लीजिए, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है आपको, बायोमोलिक्यूल्स वहां पे भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे आप लोग भी क्या कीजिए, मेंशन, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए और मेंशन कर लीजिए इसको, फिनाइल अलानिन, ALANINE, फिनाइल अलानिन, ठीक है। और टोटल जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं, ऐसे तो आजकल बोलते हैं कि 21वां ढूंढ लिया है, कोई बोलता नहीं हमने 22nd भी ढूंढ लिया है, बट जो भी ट्रेडिशनल अभी तक बुक्स आपको दिखेंगे मिलेंगे सब में 20 टाइप्स जो है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिटेलिंग करनी है फिनाइल कीटोन्यूरिया की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, दैट इज अ बर्थ डिफेक्ट दैट कॉजेज एन अमीनो एसिड कॉल्ड फिनाइल अलानिन टू बिल्ड अप इन द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अफेक्ट करता है, मतलब डिफेक्ट किसमें है, फिनाइल अलानिन जो था वहां पे, इसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आती है, दिक्कत आती है, ठीक है। एक रफ वर्क करके मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में। होता क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको फिनाइल अलानिन को डिटेल करना स्टार्ट करते हैं। फिनाइल अलानिन क्या है, जब हम लोग बात करते हैं फिनाइल अलानिन के बारे में, फिनाइल अलानिन के बारे में, ठीक। तो ये फिनाइल अलानिन जो है, ये क्या है, एक अमीनो एसिड है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा रही हूँ। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। नो मैम। तो अमीनो एसिड है तो इसका ये मतलब है कि ये अमीनो एसिड ऑब्वियस है कोई ना कोई प्रोटीन बनाता होगा। हाँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब कोई आपसे पूछे मेंशन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस प्रोटीन, तो वहां पे आपको अमीनो एसिड का नाम याद रखना है, याद है, ठीक है। नहीं याद है तो मैं जीरो से बता ही रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। काफी कम बच्चे थे जब मैंने बायोमोलिक्यूल्स कराया था, काफी बच्चे लीव कर गए, कुछ बच्चे नए हैं, तो अगर आप लोग थे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये समझ लीजिए कि अगर ये प्रोटीन एक मकान है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछता है कि उस बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जो उसकी यूनिट है, इकाई क्या है, आप बोलते हैं जो ईंटें लगी हैं उसमें जो ब्रिक्स है वो उसके उसके बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे ये जो एमिनो एसिड्स हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो आप बीसो टाइप के जब आप देख रहे हैं, और एक और चीज है, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, जब मैंने आपको प्रोटीन्स की पढ़ाई कराई थी, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि केमिस्ट्री में आप दो और चीजें सुनते हैं, जहां पे भी आप मोनोमर पॉलीमर इस तरीके से करके एक्सप्लेनेशन डिस्कशन सुनना स्टार्ट करते हैं, तो एक और चीज वहां पे निकल के सामने आती है, ठीक है। वो कौन सी चीज निकल के यहाँ पे सामने आती है कि आपने और टर्म्स सुने होंगे, दैट इज, देखिए, पॉलीमर, ये वर्ड आपने सुना है, ठीक है, सबने सुना है। पॉलीमर जो वर्ड है ये सबने सुना है, ऐसा नहीं किसी बच्चे ने नहीं सुना है। कोई भी पॉलीमर होगा तो उसकी जो इकाई होगी, उसका जो यूनिट होगा, उसको हम बोलेंगे इसका मोनोमर है, ठीक है। तो पॉलीमर के केस में भी आपने दो और टर्म्स जो है वो सीखे हैं, ठीक है। दीज टू टर्म्स आर, एक टाइप है आपका होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और दूसरा टर्म है आपका हेट्रोपॉलीमर। दूसरा टर्म क्या है, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। सुना है सबने
है ना। होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे होमोपॉलीमर का, होमो मतलब क्या होता है, सेम और सिमिलर। होमो मतलब क्या होता है, ये जो है दिस वन इज सेम और सिमिलर। तो होमोपॉलीमर का मतलब हो गया कि व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर इन्वॉल्व्ड, इसका मतलब हो गया कि व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ, दोनों को बारी बारी से शॉर्ट में लिख देती हूँ, है ना। होमोपॉलीमर में लिख लीजिए, व्हेन सिमिलर टाइप्स of monomers are involved, when similar types of monomers are involved in formation of a polymer, then that type of polymer, then that type of polymer is known as होमोपॉलीमर। बिल्कुल साधारण सी बात है, आपको समझ आ रहा होगा क्या बोल रही हूँ मैं। ये क्या हो गया, होमोपॉलीमर हो गया, ठीक है। फोटोज में दिखा देती हूँ दोनों को। ये क्या हो गया, होमोपॉलीमर हो गया, ठीक है। होमो मतलब सिमिलर, और जब सिमिलर टाइप के मोनोमर्स मिलके बनाते हैं किसी पॉलीमर को, दैट इज होमोपॉलीमर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है किसकी, हेट्रोपॉलीमर की, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उल्टा करना है, मतलब सब आपको कॉपी करना है, बस यहाँ पे सिमिलर की बजाय डिसिमिलर करना है, कॉमन सेंस अपना लगाना है। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम लोग ऐसे मेंशन कर देते हैं, व्हेन dissimilar टाइप्स ऑफ, क्योंकि जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड बताया है मैंने, तो उसमें जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ अलानिन को ही पकड़ के और आप एक चेन बना दीजिए तो वो बन जाएगा, नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो व्हेन डिसिमिलर टाइप्स ऑफ मोनोमर्स are involved in formation of a polymer, बाकी सारी चीजें सेम है। तो क्या होगा, देन that type of polymer is known as हेट्रोपॉलीमर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया, हेट्रोपॉलीमर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डिस्कशन करेंगे इस रिगार्डिंग फिनाइल अलानिन के बारे में, तो हमारी बॉडी में वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड्स बनते हैं, बहुत सारे आपको टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जब आप इसके टाइप्स देखना स्टार्ट करते हैं तो ये सब है। हाँ, मैं आज शुरू से ये बोलती आ रही हूँ कि आपको रटने पे फोकस नहीं करना है, जैसे जैसे नाम आता जाएगा गारंटीड आपको एक एक उसमें से बहुत आसानी से, जैसे ग्लाइसिन मेरे ख्याल से हर बच्चा बना सकता है आप में से, है ना। यस मैम। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना,
तो ये 20 टाइप्स के जो है वो आपको एक चार्ट बना के देता है, होगा ही होगा कंफर्म्ड, देखिए, है ना। तो ग्लाइसिन जो है, मैंने एक जनरल फॉर्मूला आपको सिखाया था और मैंने बोला कि अब कोई भी बच्चा बहुत आसानी से सब कुछ बना सकता है, कोई सा भी अमीनो एसिड हो, बस उसका क्या करना है, आपको वहां पे याद करना है, क्योंकि सब में कॉमन तो है ही है। कॉमन का मतलब कि वहां पे, चलिए ये वाला तो खैर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, NH2, ये कहाँ से आ गया ये, मैंने वहां पे आपको ये बात बताई है कि जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, अल्फा कार्बन है, क्या बोल रही हूँ मैं, फिर से एक बार लिख के फटाफट रफ में बता देती हूँ आपको, देखती हूँ अगर उस पेज पे ये क्लियर आता है तो अच्छी बात है। कई बार होता है ना कि जाने के बाद जूम करने पर ब्लर हो जाता है, नहीं होता, अच्छी बात है। चलिए इसको करते हैं हम लोग, इसी को उठाते हैं। ऐसे आप लोग जिस टाइम में नीट का एग्जाम देंगे ना 2022 में, है ना, अपियरिंग के साथ साथ, उस साल नीट के जो एग्जामिनी स्टूडेंट्स होंगे ना, उनका नंबर बहुत ज्यादा होगा। रीजन पता है क्या, उसमें बच्चों का मिक्सअप होगा ना। अभी जो 12th देने वाले थे जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ, वो भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, जो पिछले कई सालों से जो ड्रॉपर्स हैं वो भी बैठेंगे, है ना। तो थोड़ा सा, हाँ, लेकिन ये है कि कंपटीशन में बच्चे ज्यादा होंगे, लेकिन आपके लिए कोई टफ टास्क नहीं है, क्योंकि जो बच्चे बिना एग्जाम दिए हुए प्रमोट होंगे तो उनकी क्वालिटी आपको पता है क्या होगी। तो वैसा नहीं, आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज और बढ़ गई है। प्रेशर में ही तो बच्चा पढ़ता है ना, एग्जाम के प्रेशर में ही तो आप लोग पढ़ते हैं ना, है या नहीं। अब कोई बोल दे भाई पढ़ तो रहे हो, एग्जाम एग्जाम होना नहीं, अगले दिन से कोई नहीं क्लास ज्वाइन करेगा। यस जैसे मैम। अभी मैंने नोटिस करा है, जो 12th वाले बच्चे थे जिनको बोर्ड देना था, उसमें से अब एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, अब कान में तेल डाल के सो गए, सोच रहे अच्छा एग्जाम तो होना नहीं है, फिर क्या करें पढ़ाई करके, है ना। हाँ, तो कोई कोई मतलब ही नहीं है, अब तो पहचान ही नहीं रहे बच्चे कि ये टीचर है हमारी। तो ये चीज है। तो वहां पे क्या है कि आप लोग अगर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस दिखाइएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कितना ये बच्चों का खेल है, 0 लेवल का, मैं बताती हूँ आपको, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, नथिंग इज न्यू, कुछ इसमें नया नहीं है, ये सब कुछ आपकी केमिस्ट्री का भी है। मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं बैठी हूँ, ठीक है, बस मैं बेसिक जो है बायोमोलिकुल्स और जो अभी चैप्टर 6, 11, 12 में मुझे काम आने वाला है वो तो मुझे बताना पड़ेगा, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड से। इसके बाद तो हो नहीं सकता कि फिनाइल कीटोन्यूरिया कोई आपसे अच्छा लिख सकता है, 2 जगहों पे दिया है इसी चैप्टर में। पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब इसका जनरल फॉर्मूला आप देखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज NH2, ठीक है, C H COOH, और यहाँ पे एक सिर्फ रिप्लेसेबल होता है जिसको हम R से डिनोट करते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता वो सीख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको आयनिक फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए ये NH3 और यहाँ प्लस, देखिए ऐसे करके, ये NH2 ही अमीनो ग्रुप ही है, वो आपको पता ही होगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, ये अलानीन है, व्हाट इज दिस, अलानीन है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, तो ये देखिए अमीनो ग्रुप भी है, क्या है ये, अमीनो ग्रुप है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप है, आयनिक फॉर्म है इसलिए H उड़ गया है इसका, ये रहा कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। एंड R, दिस प्लेस इज ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोजन, द मोस्ट सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ योर पीरियोडिक टेबल, है या नहीं है। हाइड्रोजन से सिंपल कुछ ढूंढ सकते हैं क्या कोई, नहीं। आप बोलिएगा नो मैम। बेचारे का एटॉमिक नंबर 1 है, 0 वाला थोड़ी ढूंढेंगे जाके, है ना। तो यस। ये जब बैठा है तो इसका नाम ग्लाइसिन हो गया है। तो ऐसे ही मैंने बोला था कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें समझते समझते आपको एक दिन सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आसान हो गया, इजी हो गया। यहाँ पे अभी जो डिस्कशन है वो किसके बीच में चलना है वो समझिए, मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फिनाइल कीटोन्यूरिया,
जब किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ये फिनाइल अलानिन नाम का अमीनो एसिड, ठीक है, इसको कन्वर्ट होना है टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट होना है? टायरोसिन में टायरोसिन। कन्वर्ट होना। कहानी समझिए, फेनाइल अलानिन को कन्वर्ट, अगर मतलब कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, यानी हमारी बॉडी में फिनाइल अलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता, हाँ, हमारी नॉर्मल बॉडी में फिनाइल अलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। ये इससे प्रूफ होता है क्योंकि सबकी जो मेंटल कंडीशन है, मेंटली सारे बच्चे हेल्दी हैं, सबको मेरी बात समझ आ रही है, आपकी बात मुझे समझ आ रही है, सबको सबकी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे क्या है, ये फिनाइल अलानिन जो है ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है। बट व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया? In the case of phenylketonuria, this mechanism is defected. और ये क्या है? हेरिडिटरी डिसऑर्डर है ना। यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? ये नई सरकार चलाता है अपना, जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये फिनाइल अलानिन जो है फिर क्या करता है? फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने का काम करता है। किसमें कन्वर्ट होता है ये फिर फिनाइल फिनाइल पायरुविक पायरुविक एसिड में एसिड। कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? फिनाइल फिनाइल पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कहानी समझ आई? पहला स्टेटमेंट जिसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा। कुछ भी बनाते रहिए, भाई वो मेंटली खिसक गया, वो मेंटल अनहेल्दी, हाँ, कुछ भी आप लिखते रहिए, जब तक आप फैक्ट नहीं लिखेंगे आप, हाँ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा फिनाइल अलानिन। इन द केस ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी, phenyl alanine is converted or transformed into tyrosine, but in the टायरोसिन। case of phenylketonuria, this mechanism of metabolism is defected or affected due to lack of a specific enzyme which is known as phenylalanine फिनाइल hydroxy। याद आया? इसके इन यस मैम। दोनों के बीच में जो करने का काम करता था वो एंजाइम था, जिसका नाम मैंने आपको क्या सिखाया था? फिनाइल अलानिन फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। अलानिन। यस मैम। तो अभी करते करते, अब जब ये फिनाइल अलानिन को पहले, हाँ, पहले यहाँ पे, हाँ, इसके साथ आपको अलानिन इसलिए याद होगा, देखिए इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसका दिस अलानिन इज नॉट कनेक्टेड विथ योर दिस टॉपिक, बट जब आपको फिनाइल अलानिन का स्ट्रक्चर याद करना है, उसमें ये बेचारा बहुत हेल्प करता है। बच्चों को मैं यही बोलती हूँ, अलानिन का स्ट्रक्चर आता है, बच्चे बोलते हैं यस मैम आता है। जब अलानिन का स्ट्रक्चर आता है, उसमें फिनाइल लगा दो, उसमें क्या लगा दो? फिनाइल लगा दो। अलानिन के स्ट्रक्चर में फिनाइल लगा दो, तो जो नया स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा दैट विल बी फिनाइल अलानिन। क्लियर है ना? यस मैम। ये अलानिन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये देखिए CH3 है ना, तो जब एक और बॉन्ड यहाँ पे बनाइएगा तो ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पे जोड़ दीजिए फिनाइल। मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? इसको रुकिए यस मैं मैम। क्लियर करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। मैंने यहाँ पे बोला कि जब क्या करेंगे आप, ये सब हटाइए, बेचारा बहुत गंदा होगा। मैंने आपको बोला कि पहले आप क्या कीजिए, अलानिन का स्ट्रक्चर बनाइए। हाँ, पहले आप क्या कीजिए, अलानिन का स्ट्रक्चर बनाइए। ये रहा, ये मतलब इसके बारे में और इसके बारे में मैं डिस्कशन कर रही हूँ। दुनिया की कोई सी भी ऑनलाइन क्लास कर लीजिए, इतने डिटेल में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। खुद भी आपने देखा होगा, जगह जगह पे बच्चे आजकल खुद ही स्मार्ट होते हैं, आपको इतनी डिटेलिंग कोई नहीं देगा। बहुत ध्यान से समझिए, यही बेसिक से सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो ये क्या है? सेम है, दैट इज NH2 एमिनो ग्रुप। हाइड्रोजन इज सेम, ये देखिए ऊपर कर दिया है उसको। कार्बोक्सिल ग्रुप इज सेम। भाई ये तो कॉपीराइटेड है, ये तो सब में होगा। चाहे आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, किसी को भी देखिए ना, सब में क्या होगा? ये सेम होगा। यहाँ पे कहीं पे कोई फर्क, कितनी अच्छी बात है। आपको 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स याद करना है, बट उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो यहाँ पे ये 4 आपके पास है, मतलब 5, ये सब, और ये बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कार्बन इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। कई बार पूछा था व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ अल्फा कार्बन इन द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो बताया जाता है सेंटर में होगा, कोई बोलेगा राइट साइड में। क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी,
आपका जब बेसिक ही चेक करना है तो कुछ भी लिखिएगा यहाँ पे। तो चलिए इधर देखिए, यहाँ पे क्या है, फिर जब ये क्या मिलता है आपको, दिस वन इज मिथाइल, है या नहीं है, CH3 है ना, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जब आप पढ़ाई करते हैं तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इसके साथ कुछ जोड़ना है, आपको इस CH3 के नीचे यहाँ पे क्या करना है, कुछ जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा, आप ऐड तो तभी करेंगे ना जब यहाँ पे इस कार्बन को टेट्रावेलेंट कीजिएगा। तो अभी CH3 का मतलब है एक ही H यहाँ, एक ही H यहाँ और एक H यहाँ, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे फिनाइल लगाने वाले हैं तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, दैट मीन्स कि इट बिकम्स CH2 एंड द फिनाइल ग्रुप विल बी एडेड हियर। बात समझ आई मेरी? तो स्ट्रक्चर हो गया किसका, फिनाइल अलानिन का। मैंने 2 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और सिखाया आपको आज की क्लास में। एक अलानिन का सिखा दिया मैंने आपको, ग्लाइसिन जो बच्चे नहीं जानते थे, मैंने यहाँ पे सिंपल सी बात आपको सिखा दी है। ग्लाइसिन में कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। अलानिन में कुछ नहीं करना है, CH3 जोड़ देना है। फिनाइल अलानिन में कुछ नहीं करना है, अलानिन में फिनाइल जोड़ देना है। क्लियर हो गया? आसान लग रहा है? ठीक है। एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन में क्या है, यहाँ पे ये सब कुछ वही है भाई, CH2 तो होगा ही ना। कहीं पे भी अगर कोई रिप्लेसमेंट का काम चल रहा होता है, रिप्लेसमेंट मतलब किसी को खिसका के कोई चीज अगर अपनी जगह लेने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स मिलते जुलते होते हैं। अब देखिए इन दोनों को देखिए एक बार, मुझे अलानिन का यहाँ पे कोई भी काम नहीं था, मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिनाइल अलानिन का स्ट्रक्चर याद कराने के लिए मैंने यहाँ पे अलानिन का जिक्र करा है। और ये सब कुछ आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में है या नहीं है? देखा है ना? यस मैम। देखा है किसी ने, या बुक ही नहीं देखी किसी ने? यस मैम देखिए। आपकी जो बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, मुझे यहाँ पे मेन इन दोनों के बारे में डिस्कशन करना था, दैट इज फिनाइल अलानिन एंड टायरोसिन, इन दोनों के बारे में, ठीक। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि जब कहीं पे भी कोई रिप्लेसमेंट का काम चल रहा होता है, किसका काम चल रहा होता है, रिप्लेसमेंट का काम चल रहा होता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि अब इसको रिप्लेस होके ऐसा बनना है, इसको रिप्लेस होके क्या होना है, ऐसा होना है। अब भाई आप चाहे शक्तिमान देखिए, चाहे सुपरमैन देखिए, चाहे बैटमैन देखिए, बनाते तो सब अलग अलग कॉस्ट्यूम पहना के ह्यूमन को ही बनाते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरा जानवर बिठा देते हैं उसकी जगह पे, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इसकी शक्ल देखिए, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन सिमिलर है ये, है ना। यहाँ पे ये जो फिनाइल था, यहाँ पे एक OH और लगा दिया है आपने, इट बिकम्स टायरोसिन। चलिए, एक टायरोसिन का भी आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे याद हो गया। असाइनमेंट क्वेश्चन में मैं सब आपसे पूछ लूंगी, ठीक है, बिना देखे हुए बना लीजिएगा। तो इन द केस ऑफ फिनाइल अलानिन, इन द केस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग PKU बोलते हैं, ठीक है, दिस फिनाइल अलानिन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टायरोसिन। मतलब कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बीमारी क्या होती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, यानी लैक ऑफ दिस मेटाबॉलिज्म। ये जो स्पेसिफिक एक मेटाबॉलिज्म है, अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो हम बोलते हैं उसको फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। जैसे अब किसी की बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, देखो उसको शुगर की बीमारी हो गई है, उसको डायबिटीज हो गया, वो डायबिटिक पेशेंट है, बोलते हैं ना। तो ऐसा मेटाबॉलिज्म भी है, लेकिन ये नॉर्मली लोग नहीं जानते, ठीक है, रेयर है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाइएगा, मैं इसकी क्या करूंगी, आप लोगों को डिटेलिंग कर दूंगी, ठीक। अब जो प्रीवियस वाला इसका पेज है उस पर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ये है फिनाइल अलानिन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में बनाया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ कुछ ना लिखा जाए वहाँ क्या होता है, कार्बन। वहाँ क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है या नहीं? यस मैं क्या करूं, मैं केमिस्ट्री में ऐसे 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 बना दूं, ये कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो लिख तो नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए, क्या कोई फिनाइल या बेंजीन बनाते वक्त कोई लिखता है क्या कि यहाँ कार्बन बैठा है? नहीं, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कार्बन है, क्योंकि अकेला कार्बन जो है आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भारी है। 10वीं क्लास में जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, वहां पे आपको एक ही बात सिखाई गई थी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन की पूरी फैमिली, उसके पूरे परिवार को मिला के जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक कार्बन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अकेला हट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना देता है, बनाता है नहीं बनाता है ना।
चलिए बहुत हो गया डिस्कशन। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही थी कि ये फेनाइल अलानीन जो है एक अमीनो एसिड है, ठीक है। जो बच्चे लेट कनेक्ट हुए थे, मतलब लेट से एडमिशन हुआ है जिनका, उन बच्चों को भी सारी चीजें बेसिक से समझ आ गई होंगी यहाँ पे, ठीक है। अभी तो एग्जाम का कोई पता ही नहीं है, इस बार तो हुआ ही नहीं, तो पता नहीं आप लोगों का कब जाएगा, अगले साल होगा या हो सकता नहीं होगा, जो भी हो, है ना। तो आराम से कीजिए अभी, और आप लोगों के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बहुत डिटेल में मैं आपको सारे टॉपिक्स लेक्चर्स दे रही हूँ, उसका बेनिफिट उठाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कुछ बच्चे बेचारे तो लगता है मेरे असाइनमेंट क्वेश्चन से इतने तंग आ गए कि वो क्लास ही नहीं कर रहे अब। चलिए कोई बात नहीं, मैम मैं सेंड की थी, अब आप आगे चेक मैं यहाँ पे की। आपको लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, अमीनो एसिड के 20 टाइप्स जो आपने देखे, उसमें एक टाइप है फिनाइल अलानीन, कुछ नया नहीं है यहाँ। हाँ, इसका तो कितने बजे लगता है कि सुबह 3-4 बजे के करीब में बीना का असाइनमेंट आया है ना, उस टाइम पढ़ाई कर रही थी वो। यस मैम। चलिए, मेरे सारे बच्चे ऐसे भी कॉन्शियस होते हैं, यस मैम, जो 12 से कॉन्शियस होते हैं 4। वही टिकते हैं, 4। बहुत अच्छी बात है। मैं तो डर ही गई, मैंने बोला कि कौन सी इमरजेंसी आ गई तो मैंने देखा कि नहीं, वीना का असाइनमेंट क्वेश्चन आया, कितने बजे 12 भेजा से है इसने, 4 कल पढ़ रहे थे। है ना। इसका मैंने देखा, चलिए अच्छी बात। हाँ, मैंने देखा कि नहीं, इसका असाइनमेंट क्वेश्चन आया है, उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। 3:41 AM 3:41 पे। हाँ चलिए ठीक है, बाकी बच्चे भी देखें मेरे बच्चे कितने कॉन्शियस होते हैं। चलिए, तो ये क्या है, अमीनो एसिड, और यहाँ पे हम लोगों को एक डिफेक्ट शो करना है। कैसा डिफेक्ट शो करना है, यहाँ पे लिख देती हूँ एक स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। इन द केस ऑफ फिनाइल केटोन्यूरिया, in the case of phenylketonuria, a specific mechanism, specific metabolism mechanism कर देती हूँ, a specific metabolism, a specific metabolism mechanism is defected, in which due to lack of an enzyme named, क्या नाम है एंजाइम का, फेनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल अलानिन अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज, हाँ, lack of an enzyme named phenylalanine hydroxylase, अमीनो एसिड, ऐसे ही स्टार्ट कर देती हूँ, अमीनो एसिड फेनाइल अलानिन is not converted into टायरोसिन। ठीक है, फिर क्या होता है, ड्यू टू दिस
मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट, इसी का डिफेक्ट होगा। ड्यू टू दिस मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट, ड्यू टू दिस मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट, फेनाइल alanine is converted into phenyl pyruvic acid, into, याद आया है ना? फेनाइल, Yes, ma'am. जल्दी मैंने डिस्कस तो किया था पिछली क्लास में, बट मैंने उसकी डिटेलिंग नहीं करी थी। फेनाइल ये, हाँ चल गया, फेनाइल पायरुविक एसिड। तो यही क्या है, डेंजरस हो जाता है। ये क्या होता है, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ये डेंजरस केस हो जाता है। ठीक है, ये पेज नोट हो गया हो तो बताइएगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। ऐसे तो आराम से लिख Yes, रही थी, आप ma'am. लोगों ने मेरे साथ साथ लिख लिया होगा। Yes, ma'am. ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। ये सब जो है ना, ये 2 in 1 काम आप कर रहे हैं, केमिस्ट्री बायो दोनों एक साथ तैयार कर रहे हैं। Yes, ma'am. ये कोई Banana. कॉपीराइटेड नहीं है बायोलॉजी का कि भाई सिर्फ वही बच्चा याद करेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल अलानिन, है ना? तो ये सबको पता होगा, हो जाए तो मुझे बताइएगा। हो गया मैम, कंप्लीट। हो गया मैम। और ये सब आपने किस में पढ़ा है, प्लियोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल में हम चल रहे थे, है ना? हाँ, आगे बढ़ूं? चलिए, हो गया तो अच्छी बात है। चलिए, ये सब जो है हम लोग जो ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, हाँ, ये हम लोग प्लियोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं, जो मैंने वहां पे बताया था आपको, प्लियोट्रोपिज्म का केस। ठीक है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो खैर आसान है, इसमें तो खैर कुछ है नहीं, ये वाला जो पेज है। जैसे होमोपॉलीमर है तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो जैसे मान लीजिए, दे देती हूँ एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल तो एटलीस्ट लिखा जा सकता है। विदाउट एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन को इनकम्प्लीट माना जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्लूकोज का पॉलीमर है, क्या है यहाँ पे, स्टार्च। ठीक है, और इसका लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन। क्यों, एक छोटा सा रीजन मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, प्रोटीन के केस में क्या होता है ना, मान लीजिए प्रोटीन बनाना है आपको, क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो ये एक, मान लीजिए ये एक क्या है, अमीनो एसिड है, दूसरा क्या है, ये अमीनो एसिड है, ऐसे एंड सो ऑन, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक। ये स्ट्रक्चर जो है, मतलब अगर आप ऐसा इमेजिन करना स्टार्ट करते हैं कि एक धागे में बहुत सारे मोती पिरोए हुए हैं और ये सब क्या है, अमीनो एसिड है, तो गारंटी नहीं है यहाँ पे कि अगर नंबर 1 अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, सपोज कीजिए क्या है ये, ग्लाइसिन है, तो हो सकता है कि ये फिनाइल अलानिन हो जाए, पीएच ही लिखा जाता है। फिर हो सकता है कि फिनाइल अलानिन के साथ साथ यहाँ पे अलानिन आ जाए, हो सकता है 2 बार 3 बार अलानिन अलानिन अलानिन, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिखा जाता है इन सबको, ऐसे ऐसे लिखा जाए। लेकिन फिर तो क्या जो सारे इसके मोनोमर है सिमिलर टाइप के हैं क्या, नो, नहीं ना। लेकिन जब आपको स्टार्च बनाना है तो आप क्या कीजिए, ये जो C6H12O6 है, इस ग्लूकोज को पकड़िए और इसका पूरा चेन बना दीजिए, पूरा बंच बना दीजिए, जिस फॉर्म में जो प्लांट्स है वो स्टोर करने का काम करते हैं अपना रिजर्व फूड। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे यही मिलके सबको बनाने का काम कर रहा है। तो ये होमो मतलब सिमिलर है, यहाँ पे होमो, मोनोमर्स जो है ये सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। यही चीज मैं आपको उस टाइम बोल रही थी। तो इसके बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको
अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं प्लियोट्रोपिज्म समझा रही थी, वहां पे आपके सामने निकल के क्या आया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया। कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, कुछ मैंने आपको इस क्लास में समझाया है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिम्टम्स ऑफ, एक लाइन लिख लीजिए, क्या जाता है, पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। सिम्टम तो खैर छोड़ता नहीं, अब इतनी सारी बीमारियां डिसऑर्डर हो गया है कि हाँ कुछ हो या नहीं हो, लेकिन कोरोना का सिम्टम सबको पता होगा, है ना। उसका जो Yes, सिम्टम है ma'am. वो सबको पता होगा। ये कॉल कहीं पे कॉल करो तो उसी के लक्षण बताते हैं, भाई ऐसा हो वैसा हो ये हो तो समझ जाइए कि कोरोना है, फला है ढिमका है, हर जगह पे वही बताया जाता है। तो इतनी अवेयरनेस तो करी गई है। हाँ ऐसे ही अगर सारे डिजीज के टाइम करते तो अच्छी बात होती। ऐसे डेंगू भी चला था, वहां पे भी कुछ लोगों ने सोचा था ऐसा हुआ बनाने का, लेकिन उसको स्टॉप किया गया था, WHO के कुछ एजेंट्स को पकड़ा गया था वहां पे। फार्मा इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट होता है ना इससे, उसकी वजह से भी ये सब कुछ चलाया जाता है। चलिए तो यहाँ पे थोड़े सिम्टम्स की बात करते हैं हम लोग, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सिम्टम्स ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, आपको ये बात समझ आ रही होगी, इसी को PKU बोला जाता है, Yes, ma'am. फिनाइल कीटोन्यूरिया। सिम्टम्स ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। इसके सिम्टम्स कुछ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज जो है, फर्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए, मेंटल रिटार्डेशन। भाई सारा काम तो दिमाग का ही है ना, नहीं तो मेंटल असाइलम भेज दिया जाएगा सबको, है ना। कितनी बुरी कंडीशन होती है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वही यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन होता है, मतलब जो जैसी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं होती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है, अच्छा उसको मैं बाद में लगा दूंगी। दूसरी चीज जो यहाँ पे हो सकती है दैट इज रिडक्शन इन हेयर, मतलब जो बाल हैं वो कम हो सकते हैं, रिडक्शन इन हेयर, ठीक है। थर्ड लिख लीजिए यहाँ पे, स्किन पिगमेंटेशन, डार्क स्किन होगा, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। ये सब कुछ लिख लीजिए। देखिए इसका मेंटल रिटार्डेशन का रीजन क्या है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, ड्यू टू accumulation ऑफ मतलब इकट्ठा होना, accumulation ऑफ किसमें कन्वर्ट हुआ था, फिनाइल पायरुविक एसिड में ना, तो यही Yes, ma'am. ड्यू टू फिनाइल पायरुविक एसिड, इसी को फिनाइल पायरुवेट लिखा है उस फोटो में जो मैंने पिछली क्लास में लगाया है। चलिए मैं भी कर देती हूँ यहाँ पे, फिनाइल पायरुवेट, इसी को फिनाइल पायरुविक एसिड बोला जाता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पायरुवेट, ठीक है, इनटू ब्रेन। भाई वही जब हो गया तो आपके सोचने समझने की जो क्षमता है ऐसी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए थी, ठीक है। ये सब क्या है, इसका साइड इफेक्ट है। और क्या हो सकता है, किडनी बेचारा जो है वो बहुत सिलेक्टिव काम करता है, ऐसा नहीं है कि आप जो दीजिएगा उसी को उठा के एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है, तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिनाइल
pyruvic acid, phenyl pyruvic acid are also excreted, मतलब उसके यूरिन टेस्ट से पकड़ा जा सकता है इसको, एक्सक्रीटेड अगर वो मिला तो, थ्रू कौन, फिनाइल पायरुविक एसिड। तो समझ जाएंगे, अच्छा ये तो डेंजरस साइन है, थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन है ना। 11th में आपने पढ़ा है, बहुत सेलेक्टिव काम करता है किडनी, ऐसा नहीं है कि आप जो दीजिएगा इसको ढका रख बेचारा उसको। यहाँ पे ये इसी लिखने के टाइम में ये हैंग करता है क्या, बाकी सब कुछ तो हाँ, पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। ये सब कुछ है, और भी छोटे छोटे होते हैं सिम्टम्स, बट मेन जो बेसिक है ये सब आपका ये दिया रहता है। ये चौथा पॉइंट आपके नीट के एग्जाम में दिया रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज और आर डिटेक्टेड बाय द गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिजीज और डिसऑर्डर। ठीक है, आपको वहां पे लिख दिया जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। वो जानबूझ के वो आप समझेगा कि फिनाइल कीटोन्यूरिया लिख देंगे तो बच्चा पकड़ लेगा, या फिर फिनाइल के साथ लगा लगा के 4-5 और टर्म बना दिए जाते हैं। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया लिखने पे तो बच्चे कैच कर लेते हैं, पीकेयू लिख देगा, एक मान लीजिए पीसीयू लिख देगा, एक मान लीजिए पीबीयू लिख देगा, तब तो आप घूमने लगिएगा फिर वहां पे आपको ये बात समझ आएगी कि ये क्या है। यहाँ पे अब हमें याद नहीं आ रहा, या फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये एक्चुअली में इसको क्या होना चाहिए था, या फिर ये क्या था, है ना। और ये सब कुछ हमने कहाँ देखा है, ये सब कुछ हमने देखा है किस चीज के अंदर आपने देखा इसको, आपने प्लियोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल में देखा है। आपने किसमें देखा है इसको, प्लियोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल में देखा है, हमेशा याद रखिएगा। जो टॉपिक है इसको आपने कहाँ देखा है, प्लियोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल में। याद रखिए इसको, लिखिए, मैं वही लाइन नीचे लिखने जा रही हूँ, बेचारा कहीं और ही भाग रही है। एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म क्या है ये, व्हाट इज दिस, एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, चलिए, सिम्टम में था नहीं तो यहाँ पे सेपरेट कर दिया मैंने, लिख लीजिए यहाँ पे, द डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया is a classic example of pleiotropism. प्लियोट्रोपिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो खैर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर भी रखे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे डिफेक्ट तो एक ही हुआ है ना, और एक डिफेक्ट में यहाँ पे क्या हो गया कि स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रिडक्शन इन हेयर भी हो रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है किडनी से, जिसकी वजह से ये यूरिन के थ्रू क्या हो रहा है, बाहर आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपने पढ़ा है फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर, जिसको ये बीच में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आए थे मैंने करा दिया,
जिसकी वजह से आपको और अच्छे से ये समझ आया होगा, है ना?